Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 28 July 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो आज का हमारे टॉपिक्स हैं. पहला आर्टिकल है हमारा एट नीति मीट पीएम कॉल्स फॉर कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्टेट्स. तो यहाँ पे नीति आयोग की भी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में यहाँ पर बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि हमें जो विकसित भारत हमारा जो सपना है तो इसके लिए हमें स्टेट्स का क्या चाहिए, एक कंबाइंड एफर्ट्स की जरूरत है. सेकंड आर्टिकल है हमारा शुड इंडिया फोकस ऑन नेचुरल फार्मिंग. तो हम यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग. थर्ड आर्टिकल है हमारा बटरफ्लाइज एक्यूमुलेट इनफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू अट्रैक्ट पॉलन. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बटरफ्लाइज होती है, मॉथ होती हैं, ओके तो क्या ये इनके विंग्स में मतलब जब ये फ्लाई करती हैं तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, एक्यूमुलेट करती हैं या नहीं करती हैं. उसके बाद हम देखेंगे केरला ब्रेक फ्री फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड टेस्टिंग सीक्वेंसी. तो यहाँ पर जो निपाह वायरस के फ्रिक्वेंट केसेस आ रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको टाइम पर डायग्नोस नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि टेस्टिंग में प्रॉब्लम हो रही. तो अभी इसकी टेस्टिंग के लिए जो मतलब कि आपके वेरिएंट्स है वो दिए गए हैं पुणे इंस्टीट्यूट में भी, जिससे कि जो टेस्टिंग है वो जल्द से जल्द यहाँ पर हो पा रही है. उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे बटरफ्लाई इफेक्ट. यहाँ पर उत्तराखंड में एक बटरफ्लाई पार्क है, ये यहाँ पर हमारे लिए एक प्रीलियम फैक्ट निकल कर आ जाता है. ओके तो देखिए पहला आर्टिकल ये आपके लिए छोटी सी अपडेट यहाँ पर आ जाती है. अभी फर्दर क्या होगा हमें नहीं मालूम है. सो देखिए पीएम में विजिट यूक्रेन फर्स्ट टाइम सिंस वॉर ऑन अगस्त 23. सो ये कहा जा रहा है कि आफ्टर दी वॉर, जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है उसके बाद से इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पहली बार यूक्रेन की विजिट में जाएंगे. अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ऑफिशियल नहीं हुआ है कि हाँ ये विजिट होगी या नहीं होगी, बट इट इज यहाँ पर प्लानिंग हो रही है कि मे बी 23 अगस्त तक यहाँ पर क्या हो, यूक्रेन की विजिट में जाए. ओके नाउ ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. नीति मीट पीएम कॉल्स फॉर कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ स्टेट. नीति क्या है आपका, नीति आयोग की बात करते हैं. सो नीति आयोग में हमारी गवर्नमेंट की काउंसिल है जहां पर मीटिंग हो रही है और जितने भी हमारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ओके अब इसमें जितने भी स्टेट्स हैं आपके हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गोवा हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसकी, लाइक यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, सबके जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको टाइम दिया जाता है कि आप मतलब कुछ बोलिए जो भी है कि आप क्या क्या हम एफर्ट्स यहाँ पर ला सकते हैं. और नीति आयोग का हमारा मेन पर्पस ये भी है कि हम क्या करें, यहाँ पर जो फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इसको और ज्यादा प्रमोट करें. लेकिन अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम ये हुई है. तो देखिए मोदी से विकसित भारत 2047 और डेवलप्ड इंडिया इज द एम्बिशन ऑफ ऑल इंडिया. हमारा 2047 तक का क्या है एम्बिशन है कि हमें विकसित डेवलप्ड इंडिया बनना है. वेस्ट बंगाल सीएम द ओनली अपोजिशन लीडर टू अटेंड द मीटिंग. वेस्ट बंगाल की बात करते हैं. वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ना ममता बनर्जी जी, वो एक ही मतलब ऐसी आपकी सीएम है जो अपोजिशन पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करती हैं. और उनका ये कहना है, उन्होंने मीटिंग को बॉयकॉट करते हुए ये मतलब मीटिंग को बॉयकॉट किया. बॉयकॉट क्यों किया, ये कहा गया कि हम बात करते हैं आसाम की, गोवा, छत्तीसगढ़, सभी को यहाँ पर अच्छा टाइम दिया गया, किसी को 10 मिनट, किसी को 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बोलने का. बट जब यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात आई और यहाँ पर जैसे कि बात किया कि लाइक उन्होंने कहा कि जितने भी वेलफेयर प्रोजेक्ट है बंगाल के, है ना, स्टेट जो है उन सारी चीजों से डिप्राइव हो रहा है. आवास योजना, रूरल रोड स्कीम, इन सारी चीजों से जो वेस्ट बंगाल है यहाँ पर डिप्राइव है. इवन वहां की जो फूड सब्सिडी है उसको भी रोक दिया गया है. और वी आर डिप्राइव ऑफ फंड 1.70 लाख करोड़ रुपीज. ये कहा गया कि जो वेस्ट बंगाल है 1.70 लाख करोड़ रुपीज से क्या कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है ना. सो जैसे ही मतलब ये सारी चीजें बोली जा रही थी तो उनका कहना ये है कि माइक को ऑफ कर दिया गया, जिसकी वजह से सिर्फ उन्हें हार्डली 1 to 2 मिनट्स दिए गए फॉर स्पीकिंग. तो अब ये यहाँ पर सारी चीजें क्या है सर, और इसके द्वारा गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्विकली रिस्पॉन्स करते हुए पीआईबी जो फैक्ट चेक यूनिट है उन्होंने ये पोस्ट किया कि ये मिसलीडिंग है, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बातें होती रहती हैं जो भी है. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति आयोग. नीति आयोग का फुल फॉर्म देखते हैं. नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया.
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग से पहले क्या था हमारा, प्लानिंग कमीशन। आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि प्लानिंग कमीशन था, 1950 में से कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जिसमें कि हम क्या करते थे, इन ईच 5 years यहाँ पे प्लानिंग आपकी होती थी कि हर 5 साल में हमें क्या अचीव करना है। सो नीति आयोग वॉज फॉर्म विया अ रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट ऑन 1 January 2015। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इंस्टीट्यूटेड इन 1950। तो 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बना था हमारा, उसको रिप्लेस करते हुए 1 January 2015 को क्या आता है, आपका नीति आयोग आता है, नीति आयोग को लेकर आया जाता है। ओके, इसमें हमारा मेन ये आपका गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, जितने भी, इट इज अ प्राइमर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स। तो मतलब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आगे कैसी पॉलिसीज, क्या इनपुट्स रखने चाहिए जिससे कि हम आगे इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ओके, कंपोजिशन की बात करते हैं, चेयरपर्सन कौन होती है इसमें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। ये एक फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये भी बता दिया जाए। इसके जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। एंड शी एंड ही एंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर तक की जो रैंक है उसको एंजॉय करते हैं। फुल टाइम मेंबर्स की बात करते हैं, सो एंजॉयज द रैंक ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जितने भी यहाँ पे फुल टाइम मेंबर्स हैं वो स्टेट के जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर फुल टाइम मेंबर होते हैं। पार्ट टाइम में मैक्सिमम 2 होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर की बात करते हैं तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि पीएम के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, यहाँ पर जो नीति आयोग है इसमें कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी होते हैं। दीज विल experts with relevant dominant knowledge to be nominated by PM। तो मतलब किसी पर्सन को यहाँ पर किसी पब्लिक पर्टिकुलर डोमेन का रिलेवेंट नॉलेज है तो ऐसे एक्सपर्ट्स को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। ओके, इसमें बात करते हैं जो ये नीति आयोग है, इसमें 2 काउंसिल है आपकी, गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग है और गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग की बात करते हैं, ये आपकी टास्क बॉडी होती है, बॉडी टास्क विद इवॉल्विंग द शेयर विजन ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज स्ट्रेटेजीज विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर स्टेट्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है और हमारे नेशन की क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ये सारी चीजें किसमें होती है, हमारी गवर्निंग काउंसिल में। कंपोजिशन की बात करते हैं, इस गवर्निंग काउंसिल को भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर किया जाता है, जिसमें सारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के और यूटीज के, उनको यहाँ पर इसमें या इस गवर्निंग काउंसिल में होते हैं। तो द काउंसिल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ वाइस चेयरमैन, नीति आयोग फुल टाइम मेंबर्स, नीति आयोग एंड स्पेशल इन्वाइटीज भी इस गवर्निंग काउंसिल में आपके होते हैं। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ये कैसा काम है, एक तरीके से एक्शन टैंक की तरह काम करता है। बाय कलेक्टिंग फ्रेश एंड न्यू आइडियाज, जो गवर्नमेंट कोई ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारा इंडिया क्या हो सके, अच्छे लेवल पर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सके। इंप्रूविंग इनोवेशन की तरफ बात करते हैं, लाइक द कमेंडेबल वर्क हैज बीन डन बाय द अटल इनोवेशन मिशन स्टैब्लिश अंडर नीति आयोग विच हैज हेल्प इंप्रूविंग द इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। तो जो अटल इनोवेशन मिशन है ये नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर लेकर आया गया था, जिसके कारण इकोसिस्टम में इतना अच्छा हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। ओके, ब्रिंगिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिस्टम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आता है। अब मेजर इनिशिएटिव कौन कौन से लिए गए हैं नीति आयोग के द्वारा, उनके बारे में देख लेते हैं। लाइक SDG इंडियाज इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अटल इनोवेशन मिशन, 7 प्रोजेक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स। तो ये सारे मेजर इनिशिएटिव किसके द्वारा लिए गए हैं, आपके नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा व्हाट इज नीति आयोग। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा शुड इंडिया फोकस ऑन नेशनल फार्मिंग। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि क्या इंडिया को नेशनल फार्मिंग में फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, वो अभी हम क्या करते हैं ज्यादातर, जैसे कि हम हमारा जो अभी बजट आया है उस बजट में भी ये कहा जा रहा है कि जो हमारे 1 करोड़ फार्मर्स है अक्रॉस द कंट्री, उनको हम कहेंगे कि मतलब वो अब नेशनल फार्मिंग को इनिशिएट करें और उसके लिए यहाँ पर गवर्नमेंट उन्हें पूरा सपोर्ट भी करेगी। तो जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है, ये गवर्नमेंट का इंटेंट है जिसमें फार्मर्स को मोटिवेट किया जाएगा कि वो केमिकल फ्री फार्मिंग करें। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है अभी जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह, इनका यूज ना करके हम यहाँ पर जो आपके बॉटनिकल कॉनोनेशंस है ना, लाइक हम बात करते हैं
बायोमास रिसाइकलिंग है, इन सारी चीजों पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो अगर हमें पेस्ट को मैनेज करना है तो हम यहाँ पर डंक, यूरिन जो है, काउ डंक है, काउ यूरिन है, इसका यूज कर सकते हैं। तो मतलब जो केमिकल इनपुट्स है उनको हटाकर जो हमारे नेचुरल इनपुट्स है ना, बायोमास वगैरह जितने भी सारी चीजें हैं, इनका हम क्या करें यहाँ पर यूज करें। सो द एम्फेसिस इज ऑन इंप्रूविंग नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारा जो न्यूट्रिएंट नेचुरल साइकिल है इसे इंप्रूव करना है। विद दैट ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में इनका जो ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पे जो नंबर है उसको भी हमें इंक्रीज करना है। सो ग्राउंडेड इन एग्रो इकोलॉजी, इट इज डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम दैट इंटीग्रेट्स क्रॉप, ट्रीज एंड लाइफ स्टॉक्स अलाउंग द ऑप्टिमम यूज ऑफ फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी चाहिए। इससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन भी है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि एग्रीकल्चर और फूड एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि लार्ज स्केल जो ट्रांजिशन होना है केमिकल फार्मिंग से नेचुरल फार्मिंग की तरफ, इसमें इंडिया में प्रॉब्लम आएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इंडिया हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, सो कैटरिंग टू इट्स फूड ग्रोइंग नीड्स इजंट एन इजी टास्क। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हमारी फूड की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। तो क्या हम उस फूड की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है इसकी इम्प्लीकेशंस भी है, लाइक सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फूड सिक्योरिटी को इनहेंस करना। ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के द्वारा इसको पॉइंट आउट किया गया है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, कहाँ का, श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या होता है, वहां की जो गवर्नमेंट होती है उन्होंने फुल ट्रांजिशन किया, लॉन्च किया क्या कि केमिकल से अब हमें नेचुरल कल्टीवेशन की तरफ मूव करना है। और कपल्स ऑफ ईयर में ये देखने को मिलता है that through economic and political turmoil after it decided to turn completely organic and banned the import of chemical fertilization। तो उन्होंने completely ये कहा कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव करना है। विद दैट जितने भी यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स थे इनका इंपोर्ट यहाँ पर बैन कर दिया। अब बैन कर दिया, इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये देखने को मिले कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स को पाने में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो की क्रॉप्स है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टेपल की, राइस की, इनका जो प्रोडक्शन है वो, उनकी जो यील्डिंग है ये यहाँ पर रिड्यूस होने लगी। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी यही मेजर कंसर्न है, लाइक जो राइस और ये मेजर क्रॉप्स है हमारी, राइस, सीरियल्स वगैरह, अगर हम नेचुरल फार्मिंग का यूज करते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल कि हम नॉर्मल यहाँ पर करते हैं, तो मे बी इनकी जो यील्डिंग है वो यहाँ पर डिक्लाइन कर जाए, वीट, राइस वगैरह इन सब की, है ना। क्योंकि अब इंडिया को क्या जरूरत है, इंडिया में ये जो फूड इनसिक्योरिटी, जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, हमारे यहाँ पर फूड की डिमांड भी ग्रो करेगी, है ना। हमें उससे भी मीटअप करना है। तो इसको यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसमें वे फॉरवर्ड ये कहा गया है कि फूड सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न। इफ वी अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग फॉर सीरियल्स विच आर मोस्टली स्टेपल, वी शैल बी एबल टू फीड ओनली अराउंड 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन। ये कहा जा रहा है कि फूड सिक्योरिटी आज के टाइम पे हमारा मेजर कंसर्न है। अगर हम नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करते हैं फॉर सीरियल्स, तो इसमें ये मोस्टली क्या होगा, आपका स्टेपल होगा। इससे सिर्फ हमारी पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट ही क्या कर पाएंगे, हम इसको फीड कर पाएंगे। सो व्हीट एंड राइस आर आर स्टेपल फूड। ग्रोइंग दीज क्रॉप थ्रू नेचुरल फार्मिंग कुड रिजल्ट इन लोअर यील्ड। अगर हम इन राइस को, व्हीट को नेचुरल फार्मिंग के थ्रू ग्रो करते हैं तो मे बी इसकी जो यील्डिंग होगी वो कैसी होगी, आपकी लो होगी। एंड इट्स नॉट एडवाइजेबल अनलेस साइंटिफिक स्टडीज आर कंडक्टेड ऑन यील्ड। तो ये यहाँ पर एडवाइस नहीं दी जाती है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कंप्लीटली मूव करना चाहिए जब तक यहाँ पर कोई साइंटिफिक स्टडी ना हो यील्डिंग पर, है ना, कि अगर हम नेचुरल फार्मिंग का यूज करते हैं तो हमारी यील्ड भी कैसी होगी, अच्छी होगी। सो सप्लीमेंट्री फूड स्टफ मे बी ग्रोन थ्रू नेचुरल फार्मिंग। जो हमारे सप्लीमेंट्री फूड स्टफ्स हैं उन पर हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल फार्मिंग का यूज कर सकते हैं। बट ये जो हमारे स्टेपल फूड्स हैं लाइक व्हीट, राइस, सीरियल्स, इसमें अभी हमें नेचुरल फार्मिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब नेचुरल फार्मिंग का यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि इनकी जो यील्डिंग है वो कम हो सकती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, बटरफ्लाइज एक्यूमुलेट इनफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू अट्रैक्ट पॉलन। अब यहाँ पर एक रिसर्च की गई है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो बटरफ्लाइज एंड मॉथ है, क्या ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर कलेक्ट करती हैं, एक्यूमुलेट करती हैं या नहीं करती हैं, है ना। अगर ये कलेक्ट करती है तो ये क्या कर सकती है, इजिली पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी
ऐसा इंसेक्ट जिसके विंग्स हैं, तो वो जब एयर से यहाँ पर क्या होता है, एयर की कांटेक्ट में आता है, एयर से फ्रिक्शन होता है, तो मोस्ट लाइकली दे जनरेट ड्यू टू फ्रिक्शन यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी जनरेट होती है। बट हम बात कर रहे हैं किसकी, बटरफ्लाइज की, मॉथ की। इनमें क्या होती है, इनके जो विंग्स होते हैं दे आर वेरी लाइट, ओके, दे आर वेरी लाइट। सो बट यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये भी क्या करती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को। सो बटरफ्लाइज एंड मोथ एक्यूमुलेट अ नेट इलेक्ट्रॉन्स electrostatic charge. All individual measured from various phylogenetic, ecological and biogeographical grouping carried a net electrostatic charge, suggesting that electrostatic charging is a universal trait among the Lepidoptera derived. तो ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है इसको जनरेट करना, ये क्या है आपका एक यूनिवर्सल ट्रेट है. So this shows that despite their wing beat frequency being about 2 ऑर्डर मैग्नीट्यूड लोअर देन द मोस्ट ऑफ अदर इंसेक्ट्स. तो बटरफ्लाइज का यहाँ पर बात करते हैं, इनकी जो विंग्स है ना, दे आर वेरी लाइट, तो स्टिल वहां पर ये क्या कर रहे हैं, स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, केरला ब्रेक्स फ्री फ्रॉम सेंट्रलाइज टेस्टिंग सीक्वेंसिंग. सो ऑन 20 जुलाई को तिरुवनंतपुरम बेस्ड इंस्टीट्यूशन है एडवांस वायरोलॉजी टेस्टेड निपाह वायरस सैंपल इन 4 आवर्स. तो यहाँ पर जो ये तिरुवनंतपुरम जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी है, उन्होंने जो निपाह वायरस के जो सैंपल्स है उसको 4 घंटे में क्या किया, उसकी टेस्टिंग की. यहाँ पे जो रिजल्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाया और कंफर्म किया एनआईवी रीच इन द इनवे. और जो एनआईवी है हमारा कहाँ आपका पुणे में, वहां पे ये सैंपल्स सेंड किए गए और यहाँ पे पूरी टेस्टिंग अभी की गई है. अभी टेस्टिंग से क्या होगा, हम टेस्टिंग जल्दी कर पाएंगे तो हम उसका ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं. और यहाँ पर इसकी वैक्सीन बनाने की भी बात की जा रही. ओके, ना नेक्स्ट मूव करते हैं. अब ये हमारा एक बटरफ्लाई इफेक्ट, ये संडे को मतलब एक लास्ट में आप द हिंदू में नीचे जाएंगे तो आपको एक कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता है. ठीक है, सो यहाँ से आपका एक प्रीलिम फैक्ट्स निकल कर आता है. ये बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, मतलब उत्तराखंड में, नॉट उत्तराखंड सॉरी, बेंगलुरु में यहाँ पे है एक बायोलॉजिकल पार्क है, बटरफ्लाई पार्क इसको कहते हैं, इनसाइड द बन्नेरुगत्ता बायोलॉजिकल पार्क. बेंगलुरु इज द फर्स्ट सच इन इंडिया. द पार्क एस्टैब्लिश इन 2006. इस पार्क को 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था. ये प्रोवाइड करता है किसके लिए, परफेक्ट इन्वायरमेंट टू सर्व एज अ होम टू एक्सोटिक बटरफ्लाई. तो जो यहाँ पर एक्सोटिक बटरफ्लाईज हैं इनके लिए परफेक्ट इन्वायरमेंट क्या करता है, ये जो नेशनल पार्क है ये इन्वाइट करता है ना. इसमें कहा जा रहा है कि जो बटरफ्लाई की गार्डनिंग स्पैनिंग 7.5 एकड़ जो लैंड है, इसमें बटरफ्लाई की यहाँ पे गार्डनिंग की जाती है. इसमें हम देखते हैं कि कॉन्सेप्चुलाइज किया गया हमने इंटीग्रेटेड सेंटर सपोर्ट एजुकेशन कंजर्वेशन एंड रिसर्च एक्टिविटीज भी यहाँ पर की जाती हैं. एंड बटरफ्लाई एज अ फ्लैगशिप एम्बेसडर ऑफ द कंजर्वेशन यहाँ पर माना जाता है. यहाँ पर टोटल 30 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज बिलोंगिंग टू 5 फैमिलीज. यहाँ पर जो 5 फैमिलीज हैं तो उसकी 30 स्पीशीज यहाँ पे पाई जाती हैं, लाइक पैपिलोनाइड, पायरेडाई, नाइमोफेलिडी. ये सारी जो आपकी ब्रीड्स हैं इनके डिफरेंट सीजन्स में यहाँ पे कैप्टिवेटिंग होती, कंडीशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें होती हैं. ठीक है, सो ये इस तरीके की आपको डिफरेंट कैटेगरीज की, आप ये पिक्चर यहाँ पर देखिए आपको क्लियर होगा ज्यादा. ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये डार्क ब्लू टाइगर्स के नाम से इनको जाना जाता है. ओके, ये जो है बटरफ्लाई, ये वाली बटरफ्लाई इनको है लाइम शैलो टेल के नाम से जानते हैं. ये इस तरीके से यहाँ पर पूरी फार्मिंग की जाती है बटरफ्लाईज की. हियर यू कैन सी लाइक दिस. ओके, अ लैब असिस्टेंट प्रिपेयर फीड फॉर लार्वा आफ्टर क्लीनिंग द रेयरिंग ट्रे ऑफ क्रिस्टल. यहाँ पर जो आपके लार्वा होते हैं उनके लिए उनका जो फूड है उसको भी प्रिपेयर किया जाता है. तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका एरियल व्यू है जहां पर ये कहाँ पर बन्नेगुरु रहता बायोलॉजिकल पार्क में यहाँ पर दिखाई देता है. ओके, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. ये कहाँ लोकेटेड है आपका, सो इट इज लोकेटेड नियर बैंगलोर कर्नाटका इन द हिल्स ऑफ अनेकल रेंज. ओके, इट वॉज डिक्लेयर, ये इसको पहले नेशनल पार्क 1974 में डिक्लेयर किया जाता है. फिर इन 2006 में ये इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर ऑफ इनोग्रेशन पार्क यहाँ पर बनता है. रिवर की बात करते हैं, यहाँ पे स्वर्णमुखी जो स्ट्रीम्स है द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द एनिमल इन द पार्क. ये जो रिवर है आपकी स्वर्णमुखी स्ट्रीम, ये इसी से यहाँ पर आपकी जाती है रिवर, ये रिवर. ठीक है, वेजिटेशन की बात करते हैं, यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आपको मिलता है, ड्राई डेसिडियस स्क्रब फॉरेस्ट, सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट एंड सदर्न ट्रॉपिकल मॉइस्ट यहाँ पर मिक्सचर मिलता है. और यहाँ पे अदर भी एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग एशियन एलिफेंट्स, इंडियन गौर, मतलब इस नेशनल पार्क की यहाँ पे बात की जा रही है. सांभर डियर, स्पॉटेड डियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वाइल्ड पिग, स्लॉथ बेयर,
कॉमन मंगूस, पेंगोलिन, स्लेंडर्स, ब्लैक नेब्ड हायर, ये सारे यहाँ पर आपके फौना पाए जाते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।